तो विराटनगर में 30 किलोमीटर सड़क निर्माण का शिलान्यास किया सीएम अशोक गहलोत ने। सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं और सीएम अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। सेक्रेटरी राजेश यादव जी, राजेंद्र विशाल जी, स्पेशल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर संजीव माथुर जी, चीफ इंजीनियर रोड्स DR मेघवाल साहब, चीफ इंजीनियर नेशनल हाईवे, तमाम PWD के अधिकारीगण, अन्य उपस्थित महानुभाव, और मैं समझता हूँ इस प्रोग्राम को ओपन किया गया है। जो भी इसको सुन रहे हैं उन तमाम लोगों को मेरा प्रणाम, और वो तमाम लोग जो इससे जुड़े हैं उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा अभी आपने इंदिरा गुर्जर जी से और गोपाल मीणा जी से उनके विचार सुने, मुझे बहुत पसंद था कि दो नौजवान विधायक जो अपने अपने क्षेत्र के विकास में अपना आप को समर्पित किए हुए हैं, प्रतिबद्ध किए हुए हैं और रुचि ले रहे हैं, इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। और मैंने अनुभव किया कि जो जनप्रतिनिधि, चाहे वो गांव का वार्ड पंच हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे नगर पालिका के पार्षद हो या चेयरमैन या उपाध्यक्ष हो, जो जितनी रुचि लेता है वहाँ कुछ कुछ काम तो हो ही जाते हैं विकास के। चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, अगर हम रुचि लेंगे तो कुछ काम करना ही पड़ता है। और मुझे खुशी है कि जब से ये विधायक बने हैं, गोपाल मीणा जी तो पहले भी विधायक थे, और इंदिरा जी को पहली बार मौका मिला है, और पहले बार मौका मिलने के बावजूद भी जो अभी वो अपने क्षेत्र के उपलब्धि बता रहे थे, तो ये सोच दर्शाती है कि वो क्या चाहते हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, किस प्रकार उनकी सोच है, किस प्रकार उनका सपना है, और ये सपना उनका बना रहे और नए नए सपने देखते रहें, तो मैं समझता हूँ वो काम भी आगे आने वाले वक्त में होंगे पूरे। गोपाल मीणा ने एक बात कही कि पिछली बार मैंने कहा था कि जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री था तो मैंने कहा कि विधायक गणों ने जो जो काम मुझसे मांगे 5 साल में, विधायक काम मांगते मांगते थक गए और मैं देता देता नहीं थका। तो गोपाल समझ जाओ अब भी ऐसा ही होगा। कोरोना काल के अंदर भी कोई कमी नहीं रखेंगे। हालांकि अभी 80% रेवेन्यू कम हो गई है, 80%, क्योंकि सब लॉकडाउन हो गया लंबा। कभी अनुशासन पखवाड़ा मनाया, कभी अभी लॉकडाउन कर दिया, उसको एक्सटेंड कर दिया, तो आप समझते हो सब काम बंद हैं, तो रेवेन्यू कम हो रही है। पर मैनेजमेंट इतना अच्छा करेंगे, वित्तीय प्रबंधन। अभी राजेश यादव जी ने विस्तार से आपको बताया किस प्रकार से, चाहे वो PMGSY हो या नाबार्ड की योजना हो, वर्ल्ड बैंक हो, ADB का लोन हो, या 5 करोड़ रुपए हमने दिए हैं हर विधायक के क्षेत्र में काम करने के लिए। ये भी पहली बार हुआ है कि नगर पालिका में 10 किलोमीटर, नगर परिषद में 20 किलोमीटर और नगर निगम में 30 किलोमीटर, शहरों के अंदर भी। तो सब तरह के से कैसे सड़कों का जाल बिछे राजस्थान के अंदर। स्टेट बजट में भी अच्छा प्रोविजन किया। तो हमारी टॉप प्रायोरिटी सड़कें हैं राजस्थान के अंदर। टॉप प्रायोरिटी सभी है। अभी तो कोरोना का जंग टॉप प्रायोरिटी में है, जो सब कुछ छोड़ के अपन लोग सभी लगे उस काम के अंदर। आपको सबको मैं कहना चाहूँगा, चाहे आम जनता हो, चाहे वो विधायकगण हो, जनप्रतिनिधि हो किसी स्तर के, NGO हो, धर्मगुरु हो, बल्कि विपक्षी पार्टियों को मैंने साथ लेने का प्रयास किया। सब मिलके हम लोग इस जंग को लड़ें, और एक की जान भी क्यों जाए, ये हमारा ध्येय है। तो पूरी तरह समर्पित है, उस जंग को लड़ रहे हैं। अभी लॉकडाउन के बाद में आप देख रहे हो काफ़ी फर्क पड़ा है। ग्राफ नीचे आया, मृत्यु दर भी नीचे आई है, संक्रमित लोगों की संख्या भी नीचे आई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सेकेंड लॉकडाउन के बाद में और कम आएगी। मैं पब्लिक से आह्वान करना चाहूँगा कि जब तक आप साथ नहीं दोगे तब तक ये संभव नहीं है। और साथ देने का मतलब है कि जो जो प्रोटोकॉल अनाउंस किए गए हैं SOP द्वारा, मास्क लगाने का भी हो, चाहे वो
सोशल डिस्टेंसिंग हो, हाथ धोने की बात हो या घर में रहने की बात हो। यहाँ तक आ गया है घर में कोई मिलने आए तो जिससे मिलना है वो एक व्यक्ति बाहर जाए, मास्क लगा के दूर खड़ा होकर उससे बात करे, उसको अंदर नहीं बुलाए। उसके मायने ये हैं, अगर वो अंदर आएगा हो सकता है वो सिम्टोमेटिक नहीं हो, अंदर आके पूरे परिवार वालों से मिलेगा तो कोई न कोई सभी संक्रमित हो जाएंगे अगर वो संक्रमित बाद में निकला तो। कहने का मतलब एक एक चीज का ध्यान रखा गया है। तो शॉर्ट में बात यह है कि कोरोना के टाइम के साथ लड़ रहे हैं, परंतु सड़कों की जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे मैंने कहा कि टॉप प्रायोरिटी हमारी सड़कें हैं, क्योंकि सड़कों से ही विकास संभव है। गांव का अभी रविंद्रराज और आप कह रहे थे कि आज मटर मंडी से लगा करके व्यापारियों को भी, किसानों को भी, सबको लाभ है। जयपुर का दौसा का भी दूरी कम हो जाएगी और जयपुर और अलवर जिला भी जुड़ जाएगा, तो सभी तरह से फायदे हैं। सड़क ऐसी चीज है कि अगर सड़क बन जाती है गांव के अंदर, चाहे डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड हो, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हाईवे हो, चाहे मेगा हाईवे हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, इन सब में जो काम का बंटवारा होता है, नेशनल हाईवे भी आधा काम राजस्थान सरकार की पीडब्ल्यूडी महकमा करता है उनके बिहाफ पे। वो काम भी हमारी टॉप प्रायोरिटी पे रहता है और अच्छा काम करते हैं यहाँ के इंजीनियर्स वे मिल करके। और स्टेट हाईवे का काम भी अच्छा चल रहा है। मिसिंग लिंक के काम हैं, अपग्रेडेशन के काम है, सुदृढ़ीकरण के काम है। ये जितने ज़्यादा होंगे, अभी इंदिराज कह रहा था कि हमारी सिंगल रोड से सब, अब वो डबल भी बनेगी, सुदृढ़ीकरण भी होगा, उसके अपने लाभ हैं क्षेत्र के अंदर। तो मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आंकड़े दिए गए हैं, अलग अलग विराले से देते थे, किस प्रकार से हर क्षेत्र में हम लोग चाहेंगे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो करके, चाहे लोन लेना पड़े लोन लेंगे, पर अच्छी सड़कें बननी चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि जॉन एफ कैनेडी जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने उस जमाने में कहा कि क्योंकि सड़कें शानदार है अमेरिका की, इसलिए हम विकसित राष्ट्र कहलाते हैं। इसलिए विकसित राष्ट्र नहीं है कि उसके कारण सड़कें अच्छी बनी हैं। कहने का मतलब, अगर सड़कें अच्छी होगी तो आप गांव भी विकसित बनेगा, डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही उस जमाने के अंदर। अब तो 50 साल हो गए उनके मर्डर हो गया वहाँ पर, परंतु हम बचपन में सुनते थे उनको, देखते थे किस प्रकार के बहुत शानदार व्यक्तित्व के धनी थे वो पंडित नेहरू के जमाने के अंदर। तो आज वही बात सामने आती है कि जितनी अच्छी सड़कें बनेगी उतना अच्छा विकास होगा। इसलिए आप निश्चिंत रहें, जो आपके दिलो दिमाग के अंदर कल्पना है, हम सब मिलकर के आने वाले वक्त में कोई कमी रखेंगे नहीं। और आपसे मेरा ये आह्वान है इस मौके पर कि काम समयबद्ध हो। ये इंजीनियर साहब बैठे हैं दोनों हमारे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब बैठे हैं। अभी मैंने एक बार मीटिंग ली सुब्रमण्यम इंजीनियरों की, वीसी करी मैंने पीडब्ल्यूडी के। उनको भी इसलिए मैंने करी खुद ने कि उन तक मैसेज जाए कि सरकार की मंशा क्या है। नंबर एक, क्वालिटी की सड़कें, सड़क बनना एक बात है, और 6 महीने में टूट गई सड़क, 8 महीने में टूट गए, तो लोग आपको कहेंगे एमएलए साहब सड़क बनाई तो टूट गई वापस, इतना करप्शन हुआ इसके अंदर। उस तक का ध्यान रखना पड़ता है। डिफेक्ट लायबिलिटी भी पहले 3 साल थी, उनको 5 साल कर दिया। मेंटेनेंस भी 5 साल होगी ठेकेदार द्वारा। उसी रूप में मैंने खुद ने चर्चा करी, क्योंकि मेरा अनुभव था 20 साल पहले का, जब मैं मुख्यमंत्री था, और उस वक्त में भी भयंकर अकाल सूखे पड़े थे और हम लोग बहुत बदनाम थे सड़कों के मामले में, क्योंकि कहावत बन गई थी कि गुजरात की सड़कें बहुत शानदार है। गुजरात से जब आते हैं बाई रोड कोई, और कार में अगर किसी को नींद आ जाए और नींद खुल जाए, समझ लो राजस्थान आ गया, क्योंकि सड़कें के गड्ढे पड़े हुए थे,
सड़क अच्छी नहीं थी, एक कहावत थी। उस जमाने में मैंने इंटरेस्ट लिया कि सड़कों की क्वालिटी अच्छी बने, और बाकायदा उस वक्त भी मैंने इसी जगह मीटिंग ली थी और 2-2 कहा था। हमें सब कुछ बर्दाश्त है, परंतु क्वालिटी का मेंटेनेंस करना आपकी जिम्मेवारी होगी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। मजबूत सड़क बने, सालों चले, जनता को अच्छा लगे, उसी ढंग से व्यापार बढ़ेंगे, उद्योग धंधे बढ़ेंगे, आवागमन के साधन अच्छे बनेंगे, उसी रफ्तार से विकास होगा। इसलिए उसी रूप में अपन लोग इसमें लगे हुए हैं। और बाकी जो चाहे पानी की योजनाएं हो, जो आप रामगढ़ की बार बार बात कहते हैं, मुझे मालूम है कि रामगढ़ पानी चाहे वो कितना मिल जाए बिशनपुर से, तभी रामगढ़ आपके दिलो दिमाग में बसा रहेगा। रामगढ़ आपकी कमजोरी हो गई है कि भाई रामगढ़ तो भरा रहेगा, तभी हमें लगेगा भाई सुकून मिल गया हम लोगों को। इसलिए मैं इस बात को समझ रहा हूँ, और मैं बराबर अधिकारियों से बात करता रहता हूँ, अधिकारियों की भी और दूसरा जिले में भी। अरे बांदीकुई है, अब बांदीकुई का कल मैं परसों मीटिंग ले रहा था पानी की, पूरे जिला बर्बाद है, दौसा जिला पानी को लेके। इसदा बांध से पहले जिला पूरा कवर होगा, कुछ गांव रास्ते में आएंगे सवाई माधोपुर के, बोली आएगी, कस्बा आएगा, बाकी पूरे जिला कवर होगा इसमें, दौसा जिला। पर उसमें बांदीकुई के मैंने देखा कि जो उसकी स्थिति खराब है पानी को लेके, वहाँ तो खाली मुश्किल से ट्यूबवेल से काम चलता है, और बहुत ही स्थिति नाजुक बनी हुई थी, जो मैंने फीडबैक लिया अधिकारियों से। अलवर वाले मांग कर रहे हैं कि हमारे बहुत स्थिति खराब है, पानी वहाँ भी जाना चाहिए। तो रामगढ़ भी ध्यान में है, बल्कि मैं तो चाहता था कि अभी जब पानी आ रहा जयपुर यहीं से पाइपलाइन चला जाए, जैसे तुमने सुझाव दिया था, तो वो संभव नहीं हो रहा है क्योंकि कई कारण हैं। फिर भी हम थर्ड फेज ला रहे हैं उसका पानी का, तब देखते हैं क्या कर सकते हैं। बिशनपुर का थर्ड फेज आएगा जयपुर तक भी, तब भी देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, इंदिरा ने सारी बातें अपने तरीके से कह दी है। क्या क्या वहाँ कॉलेज भी खुल गया, वहाँ पर नगर पालिका ही बन गई, वहाँ पर एसडी ऑफिस बन गया, जो जो इसने मांग करी, इसको अनुभव होगा कि इसको भी अनुभव होगा कि क्या मतलब कि किस प्रकार से काम अगर इंटरेस्ट ले पब्लिक प्रतिनिधि तो सरकार काम करती थी। हमने चला करके पहले बजट के अंदर भी, मुख्यमंत्री की जो स्पीच होती है उस घोषणाओं के अंदर भी, दूसरे बजट में भी कोई कमी नहीं रखी है, बल्कि हमने 2.25 करोड़ से 5 करोड़ तक कर दिया, आपका फंड एमएलए का भी कर दिया, आप लोगों की जो भावना थी। हालांकि इस बार तो वो वैक्सीन के भेंट चढ़ गया है, पर वो तो 6 महीने बाद वापस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और विराटनगर में भी पानी की समस्या बनी रहती है, उसके लिए भी जो कर सकते हैं आप निश्चिंत रहें कि जो भी पानी की समस्या प्रायोरिटी में होनी चाहिए। अभी जो जल जीवन मिशन आया है, उसको भी हम बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से उसको हम काम आगे बढ़ा रहे हैं, और हम चाहेंगे कि राजस्थान तो सदियों से पानी को लेकर तरसता रहा है। हालांकि भारत सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है, उनको 90-10 का रेशियो होना चाहिए था इसके बनने का, जैसे पहाड़ों के राज्यों में होता है। यहाँ रेगिस्तान के इलाके हैं, गांव दूर दूर हैं, परंतु आज 50% भारत सरकार, 50% राजस्थान सरकार। तो आप सोच सकते हो कि बहुत बड़ा भार पड़ता है राजस्थान सरकार पर। फिर भी हमने मंजूर किया वैक्सीन के लिए। वैक्सीन ऐसी चीज़ है भारत सरकार को ही करनी चाहिए थी। वैक्सीन आज 5-6 तरह की वैक्सीन लगती है, तमाम भारत सरकार के द्वारा लगती है पूरे देश के अंदर, और ये बड़ी महामारी है जो घातक महामारी है, जल्दी फैल रही है, नौजवानों बच्चों में फैल रही है, गाँवों में पहुँच गई है। आप देख रहे हो कि नौजवान मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। जो आंकड़े मैं कल रात को ले रहा था, आज सुबह भी ले रहा था, तो मालूम पड़ा कि अभी पिछले महीने 1.5 महीने में बच्चे बहुत आने लग गए, जेके हॉस्पिटल में भी और सब जगह।
तो कहने का मतलब कि इसको वैक्सीन हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए देश की। अस्पतालों में इलाज से कोरोना खत्म नहीं होगा। वो तो आप अगर संख्या बढ़ती जाएगी तो कभी ऑक्सीजन की कमी, कभी दवा की कमी आ रही है। असली जंग जीती जाएगी मैदान के अंदर, वो पब्लिक के सहयोग से। ये लॉकडाउन प्रोटोकॉल इसका कोरोना का जिसमें मास्क लगा बैठे हुए हैं बहुत जरूरी है। और साथ में वैक्सीन लगाने के बाद में फिर कोई अगर पॉजिटिव आता भी है, जैसे मैं खुद आ गया तो मेरी 2 वैक्सीन लगी हुई थी तो मैं बहुत माइल्ड आया। तो ये सिद्ध हो चुका है कि जिसकी वैक्सीन लग जाती है वो कम से कम जिंदगी बच जाती है उसकी, फिर खतरनाक स्थिति नहीं बनती जो आज बनी हुई रही है। ये तमाम बातें आपको पब्लिक को समझानी पड़ेगी। और अभी आप सबका काम है, ये कहना चाहूँगा पूरे राजस्थान के तमाम हमारे जनप्रतिनिधियों से, चाहे वो किसी पद पे गांव के हों या शहर के हों या एमएलए एमपी हों, हम सब मिलकर के पब्लिक के साथ में खड़े रहें और किस प्रकार हम उनकी सेवा कर सकते। अभी हमें सामने हमारा धर्म सिर्फ इंसानियत होना चाहिए। धर्म इंसानियत है, ना जाति, ना पाति, ना धर्म, ना विचारधारा। सामने इंसान खड़ा है, हमें उसकी सेवा करनी है, उसको बचाना है। उसके कोई बीमारी हो गई है या उसको तकलीफ है या उसको गाइड करना है, उसको संपर्क करवाना डॉक्टर से, सब काम हम लोगों को करना है। और जब हम अगर लॉकडाउन के माध्यम से पूरी तरह इसको नीचे ले आएंगे ग्राफ को, इधर वैक्सीन का काम जो है भारत सरकार को मैं समझता हूँ कि उनको बहुत पहले से ही इसकी प्लानिंग करनी चाहिए थी, रोड मैप बनाना चाहिए था, नहीं बना पाए। वरना पूरे दुनिया से वैक्सीन कैसे आ सकती है। हमारे यहाँ कई कंपनी अच्छी है, 15-20 कंपनी है, उनके माध्यम से बनती। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पत्र लिखा था, सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा प्राइम मिनिस्टर को, परंतु थोड़ा उन्होंने ध्यान दिया नहीं। उसके कारण से हमें तकलीफ आ रही है और उसके कारण से हमें, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से अगर वैक्सीन टाइम में लग जाती तो इस सेकेंड वेव में भी इतना तकलीफ नहीं होती हम लोग। अगर पहला फेज जब नीचे आया, वैक्सीन बन गई, प्रोडक्शन बड़े रूप में होता, लग जाती तो आज बच जाते। जैसे अभी बुजुर्ग लोग कम आ रहे हैं क्योंकि वैक्सीन ज़्यादा बुजुर्गों को लगी है, अब नौजवान आने लग गए। अब के थर्ड फेज आएगी तो बच्चों में आएगी। हर कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा या मेरा पोता पोती जो है वो तकलीफ पाए कोरोना से, तो लोग थोड़े चिंतित भी है। तो उनको विश्वास दिलाओ, चिंता नहीं करो, सरकार आपके साथ खड़ी है। ये काम भी आप लोगों को सबको करना पड़ेगा मिल करके। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि हम लोग सबके मिलके ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है, बड़ी जंग है, बड़ा खतरनाक ये कोरोना क्या जो इसका रूप बदलता रहता है, बहुरूपी की तरह कहा गया इसको। वास्तव में बात ठीक कही गई कि ये रूप बदलता अपना, उसको अगर अपने हर वक्त इसको चौकन रहना पड़ेगा। कई बातें हैं जो अभी टाइम कम है कि क्या बताएं, पर आप लोग पढ़ते रहते होंगे अखबारों में, आप बराबर उसको ध्यान रखें। और गांव तक अपन चाहते हैं कि सीएससी पीएचसी मजबूत हो। गांव में डोर टू डोर सर्वे हो रहा है, उसको ध्यान दें आप लोग कि दवाएं बढ़ रही है, पैकेट बढ़ रहे हैं, उनके लिए सर्वे मालूम पड़ता है कि इसमें कोई थोड़ा बहुत ही संक्रमित होने की संभावना है या सर्दी जुकाम है। उसको हम लोग चाहते हैं कि किस प्रकार से उसके इलाज शुरू हो जाए टाइमली, उसको अलग करके उसके लिए सीएचसी पीएचसी में इतला की जाती है। ये तमाम काम है। अपन ने एम्बुलेंस फ्री कर दी कि एम्बुलेंस में लोग कई बार बहुत ज़्यादा वसूल करते थे पैसा गरीबों से भी, वो फ्री कर दी। नहीं, एम्बुलेंस सरकार चलाएगी। 108 के अलावा भी कलेक्टर को कह दिया गया आप एम्बुलेंस जो प्राइवेट है उन सबको एक्वायर कर लो जरूरत पड़े तो, पर एम्बुलेंस उपलब्ध हो मरीजों को किसी भी रूप में, लोकल भी और गांव में ले आना तब भी। दाह संस्कार सम्मान के साथ हो। आप देख रहे हो कि किस प्रकार गंगा के अंदर बहाए जा रहे हैं सब, बिहार यूपी के अंदर बड़ी देश की बदनामी दुनिया भर में हो रही है। मैं आर्टिकल पढ़ता रहता हूँ दुनिया भर के, जो बड़े बड़े लिखने वाले हैं, वाशिंगटन टाइम्स और सब जगह, वो सब इनको वाच कर रहे हैं कि गंगा पवित्र मानी जाती है
और वहाँ फैल रही है ये लाशें, और इससे कोई और महामारी पैदा नहीं हो जाए, इस तरह की बातें मुझे लग गई। तो कहने का मतलब है कि आज हम चारों ओर से घिरे हुए हैं, उसका केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, आपस में मिलके काम करना पड़ेगा और एक दूसरे की भावना समझनी पड़ेगी। उस रूप में हम लोग वैक्सीनेशन भी करें, उस रूप में प्रबंधन करें और उस रूप में मिलके इस जंग को लड़ें और जीत के आए। अपन ने इसलिए ये दाह संस्कार की जिम्मेदारी ली है, नगर पालिकाओं को, नगर निगमों को दी है। पूरा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट दे रही है उनको, 35 करोड़ रुपये हमने मंजूर भी कर दिए कि नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदें, कोई भी कोरोना का मरीज की डेथ हो जाती है तो 20 से ज़्यादा लोग जा नहीं सकते, कई बार बॉडी गांव ले जानी पड़ती है, कई बार ढंग से उसका लाइन लग जाती है, वेट करना पड़ता है। तो तमाम काम ये नगर निगम स्थानीय निकाय करे और खर्चा सरकार देगी उनको। ये भी अपने पहला राज्य हुआ देश के अंदर जिसने ये काम हाथ में लिया है। और मोक्ष कलश यात्रा आपको मालूम ही है कि अपना हरिद्वार तक भेजते हैं, बसें चलने लग गई अभी वापस, कोई दिक्कत नहीं है इस प्रकार से। और पहला राज्य राजस्थान था जिसने, जब मोदी जी ने अनाउंस किया 50 लाख रुपए मेडिकल डॉक्टरों के लिए और नर्सेज के लिए, तो उस वक्त हमने कहा राजस्थान में तमाम कर्मचारी जितने भी हैं उन तमाम कर्मचारी जब संविदा कर्मी भी क्यों नहीं हो, अगर उसकी ड्यूटी ऑफिशियल लगी है उसको 50 लाख रुपये सरकार देगी, क्योंकि वो भी तो इंसान है, वो भी कोविड के कारण उसकी जान क्यों जाए। हर चीज़ को हमने बहुत ही ढंग से, अभी नई भर्ती हम लोगों ने शुरू करी है, 10,000 1,000 तो डॉक्टर ले रहे हैं, 25,000 पैरा स्टाफ ले रहे हैं, मेडिकल स्टाफ ले रहे हैं, नर्सेज वगैरह ले रहे हैं, 25,000 ले रहे हैं, जिससे कि गांव गांव तक सब सुविधा पहुंच जाए। इंदिरा रसोई बनाई गई। इंदिरा रसोई का आप लोग देखें किस प्रकार से और ज़्यादा फैलाव हो सकता हो तो उसको आप चलें, स्टडी कर लें। शहरों में चल रही है तो गाँव में कस्बों में चल सकती है, उसको हम बढ़ाएंगे क्योंकि उसमें भोजन फ्री भी दे रहे हैं अभी तो मरीजों को भी, उनके अटेंडेंट को भी। ये तमाम काम जो है अच्छे ढंग से अपन कर रहे हैं। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जो चिरंजीव योजना है जिसकी तारीफ आप लोगों ने करी अभी, इस योजना को आप लोग गरीबों तक इसको पहुँचाओ भी, उनको कई बार पता नहीं पड़ता है, खाली फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, 1 रुपया नहीं देना उनको, खाली जन आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन करवाना उनको। उसके बाद में ड्यूटी है इंश्योरेंस कंपनी की, सरकार की, 5 लाख तक का इलाज। ये भी समझाओ, ये खाली आउटडोर में तो अपन दवाएं फ्री पैसे दे रहे हैं राजस्थान की सरकार पहले से ही, टेस्ट फ्री कर रहे हैं। ये है योजना इंडोर पेशेंट के लिए, जो भर्ती होगा उसके लिए योजना, 5 लाख तक का परिवार का बीमा। इसके अंदर ये भी कर दिया, 5 जब भर्ती होगा उसके 5 दिन पहले से, और जब ठीक होकर जाएगा बाहर तो 15 दिन बाद तक का छुट्टी अस्पताल होगी, उसके बाद में 15 दिन तक का खर्चा भी सरकार देगी, इंश्योरेंस कंपनी देगी, कैशलेस है, ना तो पैसा देना है ना वापस वसूल करना सरकार से। आपको खाली अपना आधार कार्ड या जन आधार कार्ड जो भी है रजिस्ट्रेशन वो बताना वहाँ पर, वो उसको नोट कर लेंगे और काम चल जाएगा। अब ये पूरी बात समझानी पड़ेगी, हमने विज्ञापन भी दिए हैं, समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, फिर भी मैं देखता हूँ अभी तक काफ़ी लोग बाकी हैं। इसकी डेट बढ़वा दी हमने, अभी 31 मई तक कर दी है। 31 मई तक जो भरवा देगा फॉर्म उसी दिन तक उसे लागू हो जाएगा। मैं चिंता ये करता हूँ कि अगर उसने गफलत कर दी तो बाद में अगर वो भर्ती होना पड़ा उसको, तो उसको बिना मतलब अगर प्राइवेट में चला गया तो 50,000 लाख 2 लाख जो भी जान तो 10-10 लाख की बातें सुनते हैं, तो उसको तकलीफ हो जाएगी। इसलिए आप जरा इस अभियान को भी आप हाथ में लें, टेलीफोन से बात करें, भीड़ भाड़ करें, यूथ नहीं आप कहीं जाएंगे तो भीड़ इकट्ठी होगी। आप अभी इंदिरा कह रहा था कि मैं टेलीफोन से बात कर करके लोगों को गाइड कर रहा हूँ। इसी प्रकार से गोपाल सबको कहो, अपने मित्रों को भी, एमएलए को भी, भैया घर बैठे हुए आप लोग 10 भी टेलीफोन करो रोज के, तो फर्क पड़ जाता है। इस प्रकार से हम सब मिलके, मैं समझता हूँ 1 पॉइंट प्रोग्राम, कोरोना जंग को हम जीतें, चिरंजीवी योजना को लागू करवाएं। और इसमें भी मैं बता देना चाहता हूँ आपको, अगर 31 के बाद में आपने नाम लिखवाए
तो उसको फायदा 3 महीने बाद मिलने लगेगा। 3 महीने में अगर बीमार हो गए उनके परिवार के लोग तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये बीमा कंपनी की शर्त थी, वो हमने अभी कोरोना को देखते हुए एक महीना बढ़वाया था। 30 जून का हमने 30 अप्रैल का हमने 30 मई तक किया। और अब मैं चाहूँगा कि इसको आप योजना को भी प्रचार प्रसार करें। और ये सड़क का बनाने का पहले ही मैं समझता हूँ कि बजट घोषणा के बाद में शायद राजेश यादव जी ज़्यादा जानते होंगे, मेरे ख्याल से पहला ही प्रोग्राम होगा, क्योंकि मैं 320 कर चुका हूँ 7 साल के अंदर। 13 में 14 महीने के अंदर 320, 99% कोविड को लेके। सरपंच तक मैं वार्ड पंच तक भी कई बार जुड़ जाता हूँ, तो मुझे खुद को याद नहीं कि कोई सड़क वड़क का छोटा मोटा कर दिया होगा, तो मुझे याद नहीं कोई। पर ये बजट के बाद में एक आधा किया भी होगा तो किया होगा, मुझे याद नहीं, राजेश बताएगा। परंतु ये प्रोग्राम टॉप प्रायोरिटी पे आप लोगों ने करवा दिया। इंदिरा पीछे पड़ा रहा तो काम हो गया। और आपका भी क्षेत्र आ रहा है इसके अंदर, आप जुड़ गए, दोनों नौजवान हो, दोनों मिलके चलो और पूरे इलाके का आप लोग सेवा में कोई कमी मत रखो। गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की। मैं समझता हूँ कि चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, कोई हो, इंसान गरीब है, हमारी ड्यूटी बनती है हम कैसे उसके लिए ध्यान रखें, सुख दुख में काम आए ऐसे वक्त में। ये बात कहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको धन्यवाद, आपका भविष्य उज्जवल बने। ये बात मैं भावना प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। तमाम इंजीनियर्स को और राजेश जी को, तमाम इनको धन्यवाद कि टाइम बाउंड आपने इस प्रोग्राम को, अभी बजट तो गई है अप्रैल में और आपने मार्च और 3-4 महीने में आपने ये प्रोग्राम करवा दिया। इसके माने ही मैं मानता हूँ कि आपने योजनाबद्ध तरीके से पूरे राजस्थान की सड़कों को, क्योंकि मैंने खुद ने इंटरेस्ट लेके तमाम कलेक्टरों से हर जिले में 3-3 सड़कें जो मेजर है, जो नॉन पैचेबल है और लंबी लंबी सड़कें हैं, मैंने कहा वहाँ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, राजस्थान में सड़कें अच्छी बने। तो मैंने 3 सड़कों के नाम खुद ने मंगाए, खुद ने, मैंने बहुत लंबी लिस्ट बन गई थी, तभी मैंने पढ़े वहाँ हाउस के अंदर। आप सोच सकते हो कि लंबा भाषण देना कितना मुश्किल काम होता है। 3-3 घंटे खड़े रह के आप बजट भाषण दे रहे हो, फिर आप रिप्लाई दे रहे हो। पर मैंने वो मंजूर किया, पर मैंने कहा कि लोगों को लगना चाहिए कि हमारे क्षेत्र की वो सड़क है जिसके ऊपर कोई ध्यान दे नहीं, भले अपनी पार्टी का एमएलए भी है, कई बार वो देखते मेरी चलेगी नहीं, तो हमने ये ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा सड़कें राजस्थान की अच्छी बने, ये ध्यान रख के मैंने सर्वे करवाया, इंजीनियर से भी, डिपार्टमेंट से भी और कलेक्टर से भी। और जो कहा गया मुझे पता ही नहीं कौन सड़कें किस जिले में है, उसके बावजूद भी हमने निष्पक्ष होकर के इस काम का आगे बढ़ाया। और आज उसका आपने एक 30 करोड़ की लागत वाली सड़क, करीब 29.1 किलोमीटर, मैंने सुना कि 25 किलोमीटर के अलावा 5 किलोमीटर आपके भी आएगी। सब मिलके आप लोग कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। तो सीएम अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। विराटनगर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सौगात दी है। 30 किलोमीटर सड़क का वर्चुअल शिलान्यास किया। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। सीएम गहलोत बोले कि सड़क से ही विकास संभव है। उन्होंने कहा कि सरकार भले किसी की भी हो, लेकिन विकास के काम जो है वो रुकने कभी नहीं चाहिए। सरकार बीजेपी की हो, सरकार कांग्रेस की हो, वो मसला नहीं है। मसला ये है कि इलाके में, शहर में, प्रदेश में विकास कितना हो रहा है। कोविड के काल में भी पूरी कोशिश सरकार ने ये की कि विकास की गति ना रुके और विकास लगातार राजस्थान का हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है, प्रयासरत है।